चलो देखो बेटा, डेंसिटी कितनी गिवन है 1.06, वॉल्यूम है 0.6। तो यहाँ से हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं ना, इनको मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा बेटा तुम्हारा एक मिनट रुकना, क्या है 1.06 इंटू 0.6, 0.636। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा मास आ गया बेटा 0.636 ग्राम। ठीक है, तो WB की जगह हम क्या रख सकते हैं 0.636 इंटू 1000 अपॉन MB मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या देके रखा है एसिटिक एसिड, है ना। एसिटिक एसिड के लिए MB मतलब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बेटा 60 होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड होता है बेटा 60, ध्यान दो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड 60 होता है, इसको ऐड करके निकाल लेना बाद में। MB की जगह 60 इंटू, अब देखो WA मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब कहीं पर भी वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात नहीं कही गई है, बात किसकी करी गई है बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, क्वेश्चन में क्या देके रखा है सॉल्वेंट का वॉल्यूम देके रखा है, सॉल्वेंट का वेट देके नहीं रखा, तो हमें वेट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला हम सॉल्वेंट के लिए भी अप्लाई करेंगे। डेंसिटी इक्वल्स टू, या फिर सीधे मास ही ले लो ना, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, मास इक्वल डेंसिटी होती है वाटर की 1 ग्राम पर लीटर। ठीक है सॉरी 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml वाटर की डेंसिटी होती है। ठीक है, इनटू, अब जब हम डेंसिटी को ग्राम पर ml में ले रहे हैं बेटा, तो वॉल्यूम लीटर में नहीं लेंगे, लीटर वॉल्यूम भी हम किस में लेंगे ml में लेंगे। तो हमारे पास वॉल्यूम वाटर का गिवन है 1 लीटर, अगर हम इसे ml में कन्वर्ट करते हैं तो कितना ml आ जाएगा 1000 ml। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास मास कितना आ जाएगा बेटा, मास आ जाएगा 1000 ग्राम। ठीक है, मास कितना आ गया 1000 ग्राम आ गया। तो मास की जगह, क्योंकि हमने यहाँ पर 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई पहले से ही कर दिया था, ठीक है, तो हमें इसे केजी में रखने की जरूरत नहीं है, हमें ग्राम में ही रखना है, तो ग्राम में 1000 रख दो, सीधे रख दिया। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, 1000 से गया 1000, ठीक है, आ गया 1.86 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे मोल्स आ जाएंगे बेटा 0.0106, इसको मल्टीप्लाई करो 0.0, 0.0197, 0.0197 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आ गई तुम्हारा, ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो तुमने इन वैल्यूज के थ्रू निकाला है, ये ऑब्जर्व नहीं है, ये तुमने इन वैल्यूज से निकाला ना। वैल्यूज से पहले तुमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स निकाले और यहाँ मोलैलिटी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये आ गई तुम्हारी कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कितनी आई बेटा 0.0197। ठीक है, और ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी गिवन है, यहाँ से अब आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे भैया, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी गिवन है 0.0205 अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी आई 0.0197। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर आंसर आ जाएगा हमारा 1.04। आई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, आई की वैल्यू आ गई 1.04। ठीक है, तो पहला हमारा आंसर निकल आया, आई की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है के अल्फा। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, पहले इतना जल्दी से नोट करो, नोट करके बता देना हो जाए तो। यहाँ तक क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है, नोट करो जल्दी से।
हो गया सबका? ओके चलो देखो बेटा, इसका नेक्स्ट पार्ट कहा गया था इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट में कहा गया था कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, हमें के अल्फा की वैल्यू निकालनी है, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो पहले तुम्हें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता होना चाहिए, मतलब अल्फा की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी के अल्फा की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा? हम बात कर रहे हैं CH3COOH की। ठीक है, अब सबको पता है कि है भले ही वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन पानी में जाकर के थोड़ा सा तो डिसोसिएट होता ही है। ठीक है, कैसे कैसे डिसोसिएट होता है बेटा? ये CH3COO माइनस और H प्लस में ब्रेक होता है। ठीक है, इसका बेटा है तो एसिड ही। ठीक है, थोड़ा बहुत तो डिसोसिएशन शो ही करेगा। कैसे डिसोसिएट होगा? CH3COO माइनस और H प्लस। ठीक है, चलो वही काम करो। T इक्वल टू 0 पर मान लो कि अगर इसकी कंसंट्रेशन C है। ठीक है, मैंने लेट कर लिया कि एट टाइम T इक्वल टू 0 इसकी कंसंट्रेशन बेटा C है, तो उस टाइम पर ये और ये कितना बना होगा? 0 0, क्योंकि अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, अभी डिसोसिएशन शुरू नहीं हुआ है। आफ्टर इक्विलिब्रियम बेटा, अगर C अल्फा से, ठीक है, मान लेते हैं हम कि कंसंट्रेशन है इसकी C और इससे C अल्फा मोल डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, हमने क्या माना कि C कंसंट्रेशन से कितने मोल डिसोसिएट हो गए? C अल्फा। तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, C कॉमन ले लो जरा दोनों से, C कॉमन लिया तो 1 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा अगर अगर C से C मोल्स ऑफ अल्फा डिसोसिएट हो गए, ठीक है, तो कितने CH3COOH कितने CH3COO माइनस बनेंगे? देखो, 1 CH3COOH डिसोसिएट होने पर 1 स्टोइकियोमेट्री देखो ना, 1 CH3COO माइनस और 1 H प्लस बनता है। तो अगर इससे C अल्फा डिसोसिएट हुआ है तो ये भी तो C अल्फा ही बनेगा। ठीक है, इससे अगर C अल्फा डिसोसिएट हुआ है तो ये भी तो C अल्फा ही बनेगा। ये हमने स्टोइकियोमेट्री देख के पता कर लिया। ठीक है, तो फाइनल मोल्स हमें पता चल गया कि अब हमारे पास जो स्टैंड सॉल्यूशन में मोल्स हैं वो C अल्फा मोल्स ऑफ इसके हैं, C अल्फा मोल्स ऑफ H प्लस के हैं, और 1 C इंटू 1 माइनस अल्फा मोल्स ऑफ इसके हैं। तो फाइनल मोल्स निकल सकते हैं ना यहाँ से। I की वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली थी। I की वैल्यू आई थी बेटा, ध्यान दो पहले, I इक्वल्स टू मोल्स, फिर से एक बार ये वाला फॉर्मूला लगाओ, आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, अब चलो फिर से लगाओ, I की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हुई थी? 1.04 इक्वल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन क्या है भैया? C अल्फा प्लस C अल्फा प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, C अल्फा, ठीक, अपॉन नीचे बेटा मोल्स बिफोर डिसोसिएशन तो C ही थे ना, C। ठीक है, ये देखो एक C अल्फा से C अल्फा कैंसिल आउट हो गया, 1.04 इक्वल ऊपर क्या बचा? हाँ हाँ बेटा बोलो बेटा। हाँ, C अल्फा प्लस C अपॉन C आएगा। फिर से यहाँ से C अगर हम कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? C अल्फा प्लस 1 अपॉन C, C से C कट गया, क्या आ गया? अल्फा प्लस 1। I इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा? अल्फा प्लस 1। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, अल्फा प्लस 1 है, 1 को अगर इधर माइनस में भेजेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.04 माइनस 1 इक्वल 0.04। अल्फा की वैल्यू मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारे पास कितना आ गया बेटा? 0.04 आ गया। ठीक है लेकिन ये वैल्यू अभी किसकी आई है? ये वैल्यू अभी आई है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमें ये पता चल गया कि अगर हम 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल से 0.0 मोल्स डिसोसिएट हो जाते हैं।
ठीक है। अब हमें क्या निकालना है बेटा, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, हमें निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब हमें निकालना है, इसको जल्दी से नोट करो इतना पहले, क्योंकि इरेज करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो बेटा, अब हमें निकालना क्या है, ये तो अल्फा के बारे में बात हुई, अल्फा सबको समझ में आ गया कैसे निकाला। हमें निकालना है बेटा के अल्फा, ठीक है। अब सबको कांस्टेंट लिखना इक्विलिब्रियम में आ गया था। कांस्टेंट कैसे लिखते हैं बेटा एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन या एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड विद सुटेबल पावर, ठीक है, ऐसे तो लिखते थे। एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमारा क्या है, सी डबल ओ माइनस, स्टोइकियोमेट्री 1 है तो पावर भी कितनी हो जाएगी 1, ठीक है, इनटू H प्लस, यहाँ भी स्टोइकियोमेट्री 1, ठीक है, अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है CH3COOH, ठीक है, ये वाले जो ब्रैकेट्स है ये एक्टिव मास को बताता है, एक्टिव मास का मतलब कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। चलो अब कंसंट्रेशन सारी लिख दो, के अल्फा इक्वल्स टू आफ्टर इक्विलिब्रियम बेटा सी से सी डबल माइनस का कितना कंसंट्रेशन है सी अल्फा, इसका कितना इनटू में सी अल्फा अपॉन इसका कितना बचा हुआ है, देखो ध्यान से, सी 1 माइनस अल्फा, सारी कंसंट्रेशन लिख दिया तुम लोगों ने, एक सी से एक सी कैंसिल हो गया। अब जितनी वैल्यूज आई है सारी वैल्यूज बस पुट कर दो, अल्फा बचा ना, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी 0.4 इंटू सी की वैल्यू कहीं निकाली थी, हाँ सी मोलैलिटी निकाला, हाँ देखो बेटा सी क्या है कंसंट्रेशन है, ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन में हमने कंसंट्रेशन टर्म की तरह मोलैलिटी को यूज किया है, ठीक है, और हम लोगों ने अभी जब डेल्टा टीएफ की कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल रहे थे तो वहां पर मोलैलिटी कैलकुलेट किया था, ठीक है, मोलैलिटी जब डेल्टा टीएफ निकाल रहे थे तो वहां पर के एफ इंटू स्मॉल एम मोलैलिटी निकाला था ना, तो मोलैलिटी क्या शो करता है, मोलैलिटी कंसंट्रेशन ही तो शो करता है, ठीक है, तो यहाँ पर सी की जगह हम कंसंट्रेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मोलैलिटी भी तो लिख सकते हैं, तो मोलैलिटी उस जगह पर क्या आई थी W अपॉन WV अपॉन MB इंटू WA, ऊपर में क्या था 1000 था, ठीक है बेटा, वहां पर हम लोगों ने इसको अगर अलग से कैलकुलेट किया होता तो मोलैलिटी आती है 0.016 0.0106, जीरो, हाँ आया होगा ना ये चीज 0.0106, ठीक है, तो मोलैलिटी को हम एज ए कंसंट्रेशन यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर सी की जगह हम मोलैलिटी लिखेंगे 0.0106 इंटू अल्फा, फिर से रखो भाई, सारे जितने भी टर्म है सबकी वैल्यू रख दो 0.4 अपॉन 1 माइनस 0.04, 0.04, ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना हमारा 1.86 इंटू 10 टू द पावर कितने है भाई -5, ये आ गया तुम्हारा के अल्फा की वैल्यू, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या आ जाएगा 1.86 इंटू 10 टू द पावर -5, जल्दी से नोट करो। और अभी कोई भी स्टेप में अगर समझ में ना आए तो अभी पूछ लेना, ठीक है।
हो गया बेटा, जल्दी करो। चलो, क्वेश्चन खत्म हुआ बेटा, और यहाँ से ये चैप्टर भी फिनिश हुआ। ठीक है, अब तुम लोग क्या करो, रोज जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, एक ही दिन में सब नहीं करने हैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन अपने आप से, कि आज मुझे 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो 10 करके सारे सॉल्व कर लो। जो क्वेश्चन नहीं आते उनको क्लास में पूछो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलो देखो बेटा, इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा, क्वेश्चन अभी है? अच्छा, एक मिनट, हाँ बेटा पूछो। 2.23। Suggest the most type of intermolecular interaction in the following pairs. N-hexane and N-octane। हाँ बेटा, तो इसमें कौन वाला पार्ट नहीं आ रहा? अच्छा देखो, इसमें तुम्हारे पास सॉल्वेंट और सॉल्यूट दिया गया है। ठीक है, उनके बीच का इंटरेक्शन निकालना है। ठीक, पहला पार्ट दे मतलब इंटरेक्शन मतलब कोई ना कोई फोर्स जरूर होगा। दो चीजें आपस में अगर इंटरेक्ट कर रही हैं, दो चीजों ने आपस में इंटरेक्शन किया है किसी भी तरीके, वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो बेटा कोई ना कोई उनके बीच में फोर्स होगा। ठीक, चाहे वो कोवेलेंट फोर्स हो, चाहे आयनिक फोर्स हो, चाहे हाइड्रोजन बॉन्ड हो, चाहे वॉडरवॉल फोर्सेस हो। ठीक है, तो बस वही फोर्स का नाम पूछा गया है कि इनके बीच में इंटरेक्शन का कौन सा फोर्स है। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, एन हेक्सेन एंड एन ऑक्टेन, दोनों ही हाँ, एन मतलब नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल ऑक्टेन। ठीक है, अब हेक्सेन और ऑक्टेन की बात करें तो अब ये दोनों ही मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। ठीक है, कार्बन एन हेक्सेन एंड एन ऑक्टेन। ठीक है बेटा, इन दोनों की अगर हम बात करेंगे तो हेक्सेन और ऑक्टेन दोनों ही कार्बन और हाइड्रोजन एल्केन के एग्जाम्पल हैं। अब एल्केन नॉन पोलर होते हैं, सबको पता है। ठीक है, ये दोनों ही नॉन पोलर हैं, तो इनके बीच में वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर हम उसको बोलते हैं एक फोर्स, लंदन फोर्स, नाम सुना होगा ना। सॉलिड स्टेट में भी जब हम लोगों ने मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ा था, तो उसमें जब टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ रहे थे तो पढ़ा था लंदन फोर्स के बारे में। ठीक है, लंदन फोर्स बेटा, हाँ, जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, क्योंकि ये दोनों ही नॉन पोलर हैं। ठीक है, अगर पोलर होते तो उनके बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन आ जाता, लेकिन ये दोनों ही नॉन पोलर हैं। नॉन पोलर होने की वजह से यहाँ जो बीच में फोर्स इनको इंटरेक्ट करने के लिए जो ये यूज करते हैं वो कौन सा होता है, लंदन फोर्सेस। ठीक है, सेकेंड था I2 एंड CCl4। ये भी सेम बेटा, I2 और CCl4 की अगर हम बात करें तो I2 और CCl4 दोनों ही नॉन पोलर है। ठीक है, देखो I और I के बीच का अगर बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों साइड सेम है, तो किसी के ऊपर चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम CCl4 की बात करते हैं तो यहाँ पर भले ही क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन हर डायरेक्शन में जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है वो सेम है बेटा, चारों ही डायरेक्शन में सेम है, तो जो नेट डाइपोल मोमेंट आता है वो 0 आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों भी नॉन पोलर, दोनों नॉन पोलर, तो इनके बीच का फोर्स कौन सा हो जाएगा, लंदन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है क्या हो गया बेटा, आप कर लोगी? ओके, बस मॉलिक्यूल्स पहचानने हैं और पहचान करके उनके बीच का फोर्स गेस करना है। ठीक है, देखो बेटा, नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री
पढ़ने से पहले हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, जो इसके बाद का चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर छोटा है, ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बहुत छोटा है और इजी है। तो केमिकल काइनेटिक्स पहले खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसको पढ़ने में थोड़ा ज्यादा टाइम भी लगेगा, ठीक है। तो आज क्या टाइम बचा, आज नहीं, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। और आज 5 ही लोग क्लास में आए थे, आए तो पहले ज्यादा लोग थे, लेकिन बीच में क्लास छोड़ करके आधे लोग चले गए ना। कल से ना हो भाई, कल से हम रेगुलर चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और क्वेश्चन अच्छे से लगाओ, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के तुम लोग ट्राई करो, सॉल्व कर लो, क्योंकि पेपर एनसीईआरटी से बनता है, एनसीईआरटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करना सबको पता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आज 2.10, ठीक है। 10 क्वेश्चन तुम लोग देख के आओगे, कल मैं किसी से भी पूछूंगी कोई भी क्वेश्चन की लगा है कि नहीं, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी के सबको करने हैं कल, ठीक है। ओके।